सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज हम एक अगले वीडियो के साथ फिर से हाजिर हैं। आज हम संस्कृत विषय में समास के बारे में अध्ययन करेंगे। सामान्य रूप से समास का अर्थ, उसके भेद प्रभेद उनका है वो सामान्य अध्ययन करेंगे। यहाँ आप देखोगे समास, तो सबसे पहले समास शब्द से क्या तात्पर्य है। समास शब्द की परिभाषा की बात करें तो सम असनम समास है। सम असनम समास है। यहाँ आप देखोगे इसका मूल पद है वो अस है, धातु। सम उपसर्ग है, अस धातु है और गण्य प्रत्यय है। सम उपसर्ग, अस धातु है और गण्य प्रत्यय है। तीन पदों से मिलकर के समास शब्द का निर्माण होता है। सम यानी समान, अस यानी होना। यानी इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा है वो, समास की परिभाषा है वो ये पूरी है, सम असमम समास है। यानी सम का मतलब हुआ समान, असम यानी होना, दो पदों का पास पास होना, सम असमम समास है। और इसकी दूसरी परिभाषा अनेक पदानि मिलित्वा एक पदम जायते। यदा अनेक पदानि मिलित्वा एक पदम जायते, यानी अनेक पद मिलकर के जब एक पद का निर्माण होता है वहां समास होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, समास में एक से अधिक पद होते हैं। दो पद भी हो सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं और चार भी हो सकते हैं। तो यहाँ आपको यह समझना है कि जहां पर दो या अधिक पदों का मेल होकर के एक पद का निर्माण होता है, जब दो पद अलग अलग होते हैं तो उनके साथ में अलग अलग विभक्तियां होती हैं। जब दोनों पद मिलते हैं तो उनके साथ में एक ही विभक्ति जो प्रथमा विभक्ति का रूप लेता है। यहाँ उदाहरण देखोगे, सीताया पति सीतापति। तो यहाँ पर सीताया इस पद में षष्ठी विभक्ति है और पति पद में प्रथमा विभक्ति है। सीताया पति, तो षष्ठी विभक्ति और प्रथमा विभक्ति। जब दोनों पद मिलकर के सीतापति पद बन गया तो दोनों के साथ में प्रथमा विभक्ति का रूप होगा। और यहाँ आप देखोगे सीतापति पद में वो प्रथमा विभक्ति का रूप आया है। अब समास के भेदों की बात करें तो मुख्य रूप से समास के चार भेद माने गए हैं और सामान्य रूप से भेदों की बात करें तो समास के 6 भेद होते हैं। इसे हम इस प्रकार से समझेंगे, इसमें कोई है वो कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है कि समास में मुख्य भेद और भेद के उपभेद हैं, उनको साथ में दो उपभेद हैं, उनको साथ में गिनते हैं तो 6 भेद हो जाते हैं। यहाँ हमने तो देखा है कि समास में पद से क्या तात्पर्य है, पद कितने होते हैं। तो समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। यानी पहले वाले पद को पूर्व पद बोलते हैं, बाद वाले पद को उत्तर पद बोलते हैं। और जिस पद की प्रधानता, पद से तात्पर्य पदार्थ, पदार्थ का मतलब है पद का अर्थ। जो सामान्य सार्थक शब्द होता है वही पद कहलाता है। तो पूर्व पद और उत्तर पद, कई बार हम इसमें बार बार ये पढ़ते हैं कि इस पद की प्रधानता, इस पद की प्रधानता। तो प्रधानता में हम कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि प्रधानता से मतलब क्या हुआ। तो यहाँ आपको ये समझना है, जिस पदार्थ की प्रधानता होती है उसी समास की संज्ञा होती है। मतलब दो पदों में जिस पद की प्रधानता हो, अगर पूर्व पद प्रधान है तो उससे संबंधित समास की संज्ञा होगी, और पर पद की अगर उसमें प्रधानता है तो संबंधित समास की संज्ञा होगी। यहाँ देखोगे अगर समास में पूर्व पदार्थ या पूर्व पद प्रधान है तो समास अव्ययीभाव समास होगा, और अगर उत्तर पद प्रधान है तो तत्पुरुष समास होगा। अच्छे से देख लो, इसमें अन्य पदार्थ अगर कोई प्रधान है
उभय उभय पदार्थ प्रधान है। तो जहां पर दोनों पद प्रधान है तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। इस प्रकार से समास के मुख्य भेदों की बात करें तो यहाँ समास का मुख्य भेद नंबर 1 अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। तो मुख्य भेदों में ये चार भेद है, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। इनके साथ में आपको ये चीज याद रखनी है कि अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, बहुव्रीहि समास में कोई तीसरा यत्त प्रधान होता है और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अब मुख्य भेदों की बात हो गई क्या। अब सामान्य भेदों की बात हमने की थी कि सामान्यतः समास के 6 भेद होते हैं, सामान्य रूपेण समासस्य षड्भेदा सन्ति। तो और दो कौन से गिनेंगे, यहाँ आप देखोगे तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास का ही भेद है कर्मधारय समास और कर्मधारय का भेद है द्विगु समास। तो कर्मधारय को इस समास के रूप में माना गया 5 और द्विगु समास 6। तो यहाँ हम सामान्य रूप से समासों के भेद देखेंगे। अव्ययीभाव समास से तात्पर्य हुआ जिसमें पूर्व पद प्रधान हो और इस समास में जिस पद का निर्माण होता है वो पद एक अव्यय के रूप में काम करता है, यानी वो पद एक अव्यय होता है। अव्यय से क्या तात्पर्य होता है, हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। अब ये पद बनता है ए धन व्यय, ए मतलब मैं व्यय, व्यय से तात्पर्य होता है परिवर्तन, यानी जिन पदों में लिंग वचन काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो वे पद अव्यय कहलाते हैं। अव्ययीभाव समास में दो पद मिलकर के जिस पद का निर्माण होता है उस पद में लिंग वचन कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अव्ययीभाव समास जैसे प्रतिदिनम, तो यहाँ जो प्रतिपद आया है ये अव्यय है। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, 22 उपसर्ग होते हैं। जिस पद से पहले अगर उपसर्ग लगा है, सामान्य पहचान इसकी, जिस पद से पहले उपसर्ग लगा है आ, नी, प्रति, अन, तो उस पद में अव्ययीभाव समास होता है। तो इसका प्रतिदिनम, तो दिनम दिनम प्रति, इसमें पूर्व है वो पद है वो प्रधान है, दिन की बात हो रही है लेकिन प्रति उसकी है वो दिन की आवृत्ति को गिन रहा है, दिनम दिनम प्रति, प्रतिदिनम। और तत्पुरुष समास में हम देखेंगे कि ग्रामम गतः, यहाँ तो ग्रामम गतः, ग्रामम द्वितीय विभक्ति है, गतः तो ग्राम गतः, दोनों पद मिलकर के पद्मावृत्ति का रूप बनेगा। तो सामान्य रूप से आपको ध्यान देना है ग्रामम में कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति। आपने शब्द रूपों के बारे में पढ़ा होगा, राम शब्द के रूप आपने देखे होंगे, इसी प्रकार है वो रमा शब्द के हैं आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, त्रिकारांत वगैरह। तो शब्दों के बारे में आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। अब आप सामान्य रूप से समझोगे कि जिस पद के साथ में पूर्व पद में प्रथमा से लेकर सप्तमी विभक्ति तक विभक्ति रूप का प्रयोग हुआ है तो वहां तत्पुरुष समास होगा। आई बात समझे। तो यहाँ ग्राम में द्वितीय विभक्ति का रूप है तो द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, इस प्रकार वो तत्पुरुष के भी भेद होते हैं। और यहाँ हम तत्पुरुष के एक भेद के बारे में बात करेंगे, कर्मधारय। कर्मधारय समास वहां पर होता है जहां विशेषण विशेष्य पदों का प्रयोग हो, यानी जहां पर विशेषण विशेष्य हो वहां है वो कर्मधारय समास। सबसे इसमें है कर्म विशेषता, धार्य विशेषण विशेष्य, जहां पदों में जैसे नीलम कमलम, नीलम कमलम, कमल की विशेषता है नीला है कमल, तो विशेषण और विशेष्य
वाले पद है वो कर्मधारय समास में होते हैं। और द्विगु समास, द्विगु समास में आप देखोगे शब्द से ही स्पष्ट है, द्विगु याद रखने का बहुत ही सरल तरीका, द्वि का तात्पर्य होता है दो, गु से तात्पर्य होता है गाय, दो गाय, ये सिर्फ सिंबल के रूप में है। यहां दो गाय से तात्पर्य केवल संख्यावाची है कि जहां पर संख्यावाची पद आए वहां द्विगु समास होता है। कई बार इसमें ऐसा भी होता है संख्यावाची पद है लेकिन उसका कोई अन्य अर्थ निकलता है तो वहां बहुव्रीहि समास हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसका सही उत्तर बहुव्रीहि समास ही होगा। जहां अगर एक पद के दो अर्थ निकल रहे हैं, एक ही पद में बहुव्रीहि समास भी है और द्विगु भी है, दोनों हो रहे हैं, तो वहां बहुव्रीहि समास ही मान्य होता है। तो कर्मधारय में विशेषण विशेष है, द्विगु समास में संख्या पूर्व द्विगु, संख्या पूर्व, जैसे सप्तदिनम, सप्तानाम दिनानाम समाहार है, 7 दिनों का समूह सप्तदिनम। इसी प्रकार जितने भी संख्यावाची पद आते हैं उनमें द्विगु समास होता है। अब हम देखेंगे बहुव्रीहि समास जिसमें हमने पढ़ा था अन्य पदार्थ प्रधान, यानी दो पदों को छोड़ करके कोई अन्य पदार्थ या अन्य पद प्रधान होता है, अन्य अर्थ प्रधान होता है। तो यहाँ आप देखोगे पीताम्बरम, ये जैसे पीताम्बरम होता है, पीताम्बरम, यहाँ मैं तो पीले से मतलब है, मैं वस्त्र से, विष्णु भगवान जो पीले वस्त्र धारण करते हैं, यानी पदों से उनका अन्य अर्थ निकलता है, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। और बात द्वंद्व की करें तो द्वंद्व का सामान्य अर्थ ही संघर्ष होता है, द्वंद्व से तात्पर्य संघर्ष, यानी कि जहां दो पदों में हम किसी भी पद को छोटा या बड़ा, यानी किसी भी पद को प्रधान नहीं कह सकते हैं, वे द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे माता पितरौ, माता से पिता से, मैं माता को बढ़ाना है, पिता को, इस प्रकार से सामान्य रूप से आप समझ सकते हैं। इस प्रकार समासों का है वो सामान्य परिचय है, वो इस प्रकार है वो आप समझ सकते हैं। अगर आप समास का विस्तृत अध्ययन करना चाहते हैं तो हम आगे के वीडियो में एक समास का एक विस्तृत अध्ययन का वीडियो बनाएंगे। आप निश्चित रूप में उसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।